स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट से पोएम थर्ड, जिसका टाइटल है अ टाइगर इन द जू और जिसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। तो फ्रेंड्स, इस पोएम में लेस्ली नॉरिस ने टाइगर के जीवन के दो भागों का वर्णन किया है। एक में वो बताते हैं कि जब टाइगर जू में होता है तो उसका बिहेवियर किस प्रकार का होता है, और यदि वही टाइगर जंगल में होता है तो उसका बिहेवियर किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर टाइगर का जो व्यवहार है वो जू के यानी चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद होने पर कैसा होता है और चिड़ियाघर से बाहर आकर खुले जंगल में कैसा होता है। तो सबसे पहला जो स्टैंजा है उसमें बताया जा रहा है कि चमकीली धारियों वाला बाघ अपने पिंजरे में शांत गुस्से से मौन अपने गद्देदार पंजों पर कुछ कदम चलता रहता है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि चमकीली धारियों वाला बाघ अपने पिंजरे में शांत गुस्से से मौन अपने गद्देदार पंजों पर कुछ कदम चलता है। तो यहाँ पर व्यवहार में बताया जा रहा है कि जिस समय वो पिंजरे में बंद होता है तो वो बिल्कुल शांत रहता है, मौन रहता है और कुछ ही कदम उसमें चल पाता है। वो ज़्यादा चहलकदमी नहीं कर पाता क्योंकि पिंजरे में बंद है, शांत है और गुस्से से मौन है। गुस्सा क्यों है? क्योंकि पिंजरे में बंद है, कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो गुस्से में है, मौन है। पंजे कैसे होते हैं उसके? गद्देदार होते हैं। वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक एक वर्ड के साथ एक्सप्लेन करूँगा। इस समय मैं आपको प्रस्तावना बता रहा हूँ वीडियो में, तो आप बने रहिए वीडियो में। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो देखिए इस समय बाघ कहाँ है, कहाँ पर वर्णन किया जा रहा है? बाघ का चिड़ियाघर में। तो जिस समय बाघ चिड़ियाघर में है, बाघ की ये स्थिति है। लेस्ली नॉरिस यही बताते हैं कि दोनों तरह का व्यवहार किस प्रकार से बाघ का अलग अलग होता है। तो ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अब ये बाघ चिड़ियाघर से यदि जंगल में होता तो ये किस प्रकार का व्यवहार करता, वहाँ पर क्या कर रहा होता। ठीक है, तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो यहाँ पर जो वर्ड आए हैं उनके मीनिंग हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसका अर्थ यह है कि यदि बाघ जंगल में होता तो यह छाया में छिप जाता और लंबी घास में सरकता रहता और पानी के स्रोत के समीप जहां स्वस्थ हिरण घूमते हैं, जवान हिरण घूमते हैं, उनकी तलाश में ये घूमता रहता। ठीक है, ये समझ लीजिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मीन्स हाइडिंग। ये कहाँ? शैडो मीन्स छाया में। तो ये इसको वहाँ पर बाघ को जो है छाया में छिप जाना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। स्लाइडिंग होता है स्लिप होना, धीरे धीरे फिसलना। थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में फिसलते हुए। नियर द वाटर होल, पानी के पूल के पास। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरोटाइजिंग द विलेज। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि यदि ये जंगल में होता तो घरों के आसपास, जंगल के किनारे के समीप यह क्रोध की आवाज में बोलता यानी दहाड़ता अपने सफ़ेद नंगे दांत और अपने पंजों से यह गांव में आतंक पैदा कर देता। ठीक है, तो यदि ये जंगल में होता तो वो क्या होता? जो जंगल के आसपास मकान बने हुए हैं इसको उनके पास घूमते हुए होना चाहिए था। ठीक है, और ये अपने नंगे सफ़ेद दांतों को, फैंग्स माने जो बड़े दांत होते हैं, और अपने पंजों को चलाते हुए लोगों को आतंकित कर देता। फिर इसके बाद यदि ये पिंजरे में वापस है तो क्या करेगा? बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। तो देखिए, यदि ये वापस कंक्रीट की जेल में बंद कर दिया गया है, इसकी शक्ति अब सलाखों के पीछे दिखाई देती है। यहाँ पर यह अपने पिंजरे में लंबाई तक आने जाने वालों की परवाह किया बिना गर्व से घूमता रहता है और कोई भी एक्शन नहीं लेता। ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है कि कंक्रीट की जो सेल होती है, तीनों तरफ से दीवार होती हैं, सामने उसके सलाखें लगी होती हैं लोहे की, तो उसकी ताकत उसके पीछे है, यानी यहाँ पर ये किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला स्टैंजा क्या कहना चाहता है।
He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stars with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो देखिए, रात भर वह रक्षा के लिए घूमती गाड़ियों की अंतिम आवाज़ भी सुनता है और अपनी चमकदार आंखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है। क्यों घूरता रहता है? क्योंकि पिंजरे में उसके आसपास कोई नहीं होता और बाघ गुस्से में भी होता है, उसकी ताकत भी सलाखों के पीछे होती है, तो वो कुछ कर नहीं पाता। इसलिए अपने टाइम को पास करने के लिए वो क्या करता है कि जो पुलिस की गाड़ियाँ रात भर जो निगरानी के लिए घूमती है, पेट्रोलिंग कार्स, उनकी आवाज़ों को सुनता रहता है और खुले आसमान में ऊपर सितारों को देखता रहता है। ये लिखा है ना, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी वो घूरता रहता है सितारों को। तो यहीं पर लेज़ली नॉरिस ने ये सब हमें इस पोयम में बताया है कि बाघ के व्यवहार में क्या अंतर होता है जिस समय वो चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद होता है और जिस समय वो खुले जंगल में होता है। तो आपने देखा कि पहला जो स्टैंजा था वो कहाँ पर था? चिड़ियाघर में। उसके बाद के जो बीच के 2 स्टैंजा थे वो कहाँ थे? जंगल में। तो जिस समय जंगल में होता है उसके व्यवहार में कितना अंतर आ जाता है। उसके बाद के 2 लास्ट स्टैंजा किस में हैं? वो दोनों स्टैंजा लास्ट वाले फिर कहाँ हैं? वो फिर चिड़ियाघर में हैं। तो उस समय फिर उसके व्यवहार में क्या अंतर आ जाता है। तो ये सारा अंतर हमें बताया है, इस कविता के माध्यम से समझाया है कि कोई भी ताकतवर प्राणी यदि वो पिंजरे में कैद हो जाए तो उसका व्यवहार बदल जाता है, लेकिन यदि उसको खुला छोड़ दिया जाए तो उसका व्यवहार फिर उसमें अंतर आ जाता है। तो लेज़ली नॉरिस ने बहुत ही सुंदर कविता के माध्यम से ये बताया है। अब हम इस पूरी पोयम को डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं पूरी पोयम को किस प्रकार से स्टडी करना है। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। आइए देखते हैं। अ टाइगर इन द जू, टाइटल से क्लियर हो गया कि एक बाघ चिड़ियाघर में। तो यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है, जो इसका शॉर्ट ब्रीफ ये दिया गया है, लेज़ली नॉरिस ने जो ब्रीफ स्केच दिया है, पहले इसको देख लेते हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब हो गया कंपेयर करना। एक बाघ कहाँ पर है? पिंजरे में है, और एक कहाँ पर है? जंगल में है। नेचुरल हैबिटेट में है मतलब जंगल में है। तो दोनों के व्यवहार में क्या डिफरेंस आएगा, क्या दोनों में अंतर आएगा, वही इस कविता के माध्यम से लेज़ली नॉरिस हमको बताना चाहते हैं। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये पोएम जो है चिड़ियाघर से जंगल की ओर जाती है, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस चिड़ियाघर में आ जाती है। तो अब इसको हमें रीड आउट करना है और फाइंड आउट करना है कि दोनों जगह पर बाघ का जो व्यवहार होता है उसमें क्या परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो इसका हम फर्स्ट स्टैंजा पढ़ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड आया है स्टॉक्स, इसका मतलब है चहलकदमी करना, मतलब स्लोली मूविंग, धीरे धीरे चलना। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड का अर्थ होता है ब्राइट यानी चमकदार, स्ट्राइप्स माने पट्टियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि चमकीली धारियों वाला बाघ चहलकदमी करता है। ठीक है, देखिए चमकीली धारियाँ कैसे होती है आप चित्र में देख पा रहे हैं, वीडियो में मैंने दिखाया है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। विविड स्ट्राइप्स का मतलब है चमकीली धारियाँ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, केज माने पिंजरा, अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का जो मतलब हो गया यहाँ पर गद्देदार पंजों पर कुछ कदम चलना, क्योंकि वेलवेट बहुत ही मुलायम कपड़ा होता है। तो ये देखिए गद्देदार पंजे कैसे होते हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का अर्थ हो गया गद्देदार पंजों पर। इन हिज क्वाइट रेज, देखिए रेज माने होता है गुस्सा, क्वाइट रेज मतलब शांत गुस्से से, मौन गुस्से से। ठीक है, तो अर्थ हो जाएगा चमकीली धारियों वाला बाघ अपने पिंजरे में शांत गुस्से से मौन अपने गद्देदार पंजों पर कुछ कदम चलता है। तो पहला स्टैंजा क्लियर हो गया। पहले स्टैंजा का मीनिंग इस प्रकार से है जो हमने आपको बताया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बाघ जंगल में आ गया है। देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। तो शुड बी लर्किंग इन शैडो, लर्किंग मीन्स हो जाएगा हिडन। ठीक है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, यहाँ लंबी घास में स्लाइड करना मतलब स्लिप होना। ठीक है ना, क्लियर हो गया। नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यानी उसको कहाँ पर छिपा होना चाहिए था। यदि वो जंगल में होता तो इस समय उसको छाया में छिपा होना चाहिए था।
स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में फिसलते हुए। स्लाइडिंग का अर्थ हो गया फिसलते हुए, थ्रू लॉन्ग ग्रास माने लंबे लंबे घास में। नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल का मतलब है पानी का जो सोर्स होता है यानी तालाब, पानी के तालाब के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प माने जवान, गदराए हुए, भरे हुए शरीर के, डियर माने हिरन, जिनको वो शिकार करने के लिए वहाँ पर छिपता है। ठीक है, तो उसको वहाँ पर छिपा होना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ गया किस लिए? वो ताकि वहाँ पर हिरन का शिकार कर सके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज, बैरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज। देखिए फैंक्स देख रहे हैं आप, वाइट फैंक्स। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? टेरोटाइजिंग द विलेज। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, यहाँ पर जो वर्ड आया है स्नार्लिंग, इसका अर्थ होता है गुर्राना यानी दहाड़ना, यानी जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं वो उनके आसपास दहाड़ता, उसको दहाड़ना चाहिए था। बैरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने नंगे सफ़ेद दांतों को दिखाकर, हिज क्लॉज, अपने पंजों से, टेरोटाइजिंग द विलेज, वो गांव को आतंकित कर रहा होता। यदि इस समय ये जंगल में होता तो ये इस तरह की हरकत कर रहा होता। समझ में आ गया? तो देखिए व्यवहार में अंतर है। इसके बाद फिर से वापस जू में आते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल का मतलब कॉन्क्रीट यानी सीमेंट, ईंटों आदि से बनी हुई जो दीवारें होती हैं उनको कॉन्क्रीट कहते हैं। सेल मीन्स जेल होती है जिसके आगे सलाखें लगी होती हैं। क्लियर हो गया? हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत कहाँ है? सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग यानी मतलब फिर वही चहलकदमी करते हुए, लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की, पूरे पिंजरे में वो घूम रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो आगंतुक है, जो वहाँ पर जू में घूमने आए हैं, विजिटर्स हैं, वो उनको इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो उनके साथ कुछ कर नहीं सकता, उनको दहाड़ कर डरा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो वो इनको इग्नोर करते हुए वहाँ पर घूम रहा है। तो इस समय उसको कहाँ पर बंद कर दिया गया है? काल कोठरी में बंद कर दिया गया है। उसकी ताकत सलाखों के पीछे है और वो अपने पूरे पिंजरे में चहलकदमी कर रहा है और आगंतुकों को वो इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो जब वापस वो चिड़ियाघर में आ जाता है तो उसका व्यवहार फिर पुनः चेंज हो जाता है। समझ में आ गया? ये स्टैंजा भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं लास्ट स्टैंजा, इसमें क्या कहता है। इसमें लेस्ली नॉरिस बताता है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ठीक है, ही माने कौन? टाइगर। ठीक है ना, यहाँ पर्सोनिफाइज किया गया है टाइगर को। वैसे तो हम एनिमल्स को इट से लेते हैं लेकिन यहाँ पर ही लिया गया है। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात की आखिरी आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, इनकी पेट्रोलिंग कार्स का मतलब होता है निगरानी करने वाली गाड़ियाँ। जो पुलिस की गाड़ियाँ रात को निकलती हैं सिटी में ये देखने के लिए कि सब कुछ सेफ है या नहीं, तो उनको पेट्रोलिंग कार्स कहते हैं। क्लियर हो गया? एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो अपनी चमकदार आंखों से किनको घूरता रहता है? स्टेयर्स माने घूरता रहता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार सितारों की ओर, यानी जो तारे आसमान में निकले रहते हैं वो अपनी ब्रिलियंट आंखों से, चमकदार आंखों से उनको घूरता रहता है। क्यों घूरता रहता है? क्योंकि उसके पास कोई कार्य तो होता नहीं। रात को जब वो जू में होता है, अपनी कोठरी में होता है, तो वो वहाँ पर ये सारी गतिविधियाँ कर रहा होता है। चलिए अब देख लेते हैं इस पोएम में कौन से पोइटिक डिवाइस और राइमी स्कीम को यूज़ किया गया है। तो हम सबसे पहले इसकी राइमी स्कीम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्ट्राइप्स को हमने ए दे दिया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि क्या स्ट्राइप्स जैसा साउंड करने वाला कोई और वर्ड अगली लाइन में है। केज, क्वाइट, रेज, आप देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, तो केज को हमने बी दे दिया है। ठीक है, केज जैसा वर्ड रेज है तो रेज को फिर बी दे दिया है, और क्वाइट अलग ही है तो इसको हमने सी दे दिया है। तो यहाँ पर राइमी स्कीम पहले स्टेंजा में रहेगी ए बी सी बी। क्लियर हो गया? राइमी स्कीम हम ऐसे ही निकालते हैं, हमने पहले भी पोएम में बताया है। अब सेकंड स्टेंजा में देख लेते हैं राइमी स्कीम क्या है। हमने शैडो को ए दिया, फिर हमने देखा कोई शैडो जैसा कोई वर्ड आगे नहीं है तो फिर हम ग्रास को बी देंगे। ठीक है, ग्रास जैसा वर्ड यहाँ पर पास है, फिर बी दे दिया, होल फिर अलग है तो सी दे दिया। तो यहाँ पर भी राइमी स्कीम ए बी सी बी हो गई जो हमारे पहले स्टेंजा में है। ठीक है, अब थर्ड स्टेंजा को देख लेते हैं। थर्ड स्टेंजा में भी राइमी स्कीम, हाउस को ए देंगे, एज को फिर बी, और विलेज को बी, और क्लोज को सी दे देंगे। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से राइमी स्कीम इन पांचों स्टेंजा में सेम रहेगी। आगे देखते हैं पोइटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। ही, टाइगर के लिए ही को यूज़ किया गया है तो यहाँ पर पर्सोनिफाइज किया गया है। इसके बाद ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो देखिए यहाँ पर तुलना की गई है, उसके पंजों की तुलना की गई है, लेकिन एज और लाइक जैसे वर्ड यूज़ नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर पोइटिक डिवाइस होगा मेटाफर,
ये आपको क्लियर हो गया। मेटाफर होगा, एज और लाइक जैसे शब्द यूज़ किए जाते तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस हो जाता सीमली। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई पहले स्टैंजा में। और देख लेते हैं कि और कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है पहले स्टैंजा में। पहले स्टैंजा में देखिए स्ट्राइप्स के बाद कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, ये क्लियर हो गया केस तक। तो यहाँ पर हो जाएगा एंजाममेंट, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। पहली लाइन से दूसरी लाइन में जाते हैं, अगर कोई पंचुएशन मार्क नहीं होता है तो एंजाममेंट होता है। ये पोएटिक डिवाइस आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या इसमें है। तो जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे स्टॉक्स है, हिज है और स्ट्राइप्स है, एसएस को ज़्यादा ही यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए तीनों क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं, तो कॉन्सोनेंस हो जाएगा, ठीक है। एस जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस हो जाएगा कॉन्सोनेंस, ओके। इसके बाद देखिए अल्टरनेट लाइनों में क्वाइट और क्वाइट जैसे शब्द रिपीट हुए हैं, तो ये हो जाएगा पोएटिक डिवाइस रिपीटिशन। ये क्लियर हो गया। तो पहले स्टैंजा में पोएटिक डिवाइस यही रहेंगे। इसके बाद हम चलेंगे सेकंड स्टैंजा की ओर। इसमें देख लेते हैं जैसे प्लम्प और प्लम, पास, पी और पी, ठीक है ना, दोनों को नज़दीक में यूज़ किया गया है। तो जब आपको हमने बताया कि यदि ये ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं तो यहाँ पर होता है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन यूज़ हो गया, क्लियर है। अब सेकंड से थर्ड लाइन में आते हैं, तो यहाँ पर कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, ठीक है ना। सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ लाइन में आते हैं तो दोनों में नहीं है, तो यहाँ पर एंजाममेंट होगा, जैसा हमने पहले भी बताया है। पोएटिक डिवाइस आपको क्लियर हो गया। इसके बाद और देख लेते हैं कि इसमें और अगला पोएटिक डिवाइस क्या हो सकता है। देखिए स्टैंजा, नेक्स्ट स्टैंजा में आप देख रहे हैं हाउस से यदि एज पर आते हैं तो यहाँ पर भी कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एंजाममेंट है। और हम जब शुड और अराउंड और हाउस को देखते हैं तो यहाँ पर ओ साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये वोवेल है, इसलिए यहाँ पर एसोनेंस होगा, पोएटिक डिवाइस, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हिज, फैंक्स और क्लॉज, इसमें एस और एस को बार बार रिपीट किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्सोनेंस, क्योंकि कॉन्सोनेंट वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं। और ऊपर ओ साउंड था तो वहाँ पर एसोनेंस था, क्योंकि वो वोवेल साउंड थे। तो ये क्लियर हो गया आपको। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं जैसे बिहाइंड बार्स, बी और बी, तो यहाँ पर एलिट्रेशन होगा, क्योंकि अल्टरनेट वर्ड यूज़ किए गए हैं। ऐसे कॉन्क्रीट और सेल, तो क्या यहाँ पर भी एलिट्रेशन होगा? नहीं। देखिए सी साउंड यहाँ पर क की आवाज़ दे रहा है और सेल में सी साउंड स की आवाज़ दे रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आप साउंड पर जाएंगे, साउंड देखेंगे कि क्या साउंड आ रहा है, ओके। इसके बाद हिज, स्ट्रेंथ और बिहाइंड बार्स, ये आप इनको देखेंगे कि यहाँ पर जो है एस साउंड ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कॉन्सोनेंस है। ये भी क्लियर हो गया। पोएटिक डिवाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो रहे होंगे। इसके बाद लास्ट स्टैंजा में देखते हैं कि आइज के बाद स्टार्स तक कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस हो जाएगा एंजाममेंट। ऐसे ही और हियर्स में जब आप देखते हैं कि यहाँ पर एच साउंड यूज़ किया गया है और दोनों अल्टरनेट हैं, तो यहाँ पर जो है पोएटिक डिवाइस होगा एलिट्रेशन। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर स्टेयर्स, हिज और ये आइज, एस यूज़ हो रहा है, तो ये कॉन्सोनेंस हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ध्यान रखें आप, जहाँ पर भी जिस प्रकार का साउंड आपको मिलता है, यदि वोवेल साउंड मिलता है तो आपको एसोनेंस बताना है, यदि आपको कॉन्सोनेंट साउंड मिलता है तो कॉन्सोनेंस बताना है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम आपको पूरे सिलेबस की ऐसी वीडियो बनाकर लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।